स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर गाइड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस और उनके द्वारा बनाए गए सॉल्ट्स के बारे में। पहले तो हम ये जानेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की और कैसे ये सॉल्ट्स बनते हैं। फिर बाद में हम ये पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज को जान के फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज किस नेचर की है, एसिडिक नेचर की कौन सी चीजें हैं और बेसिक नेचर की कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि ये लिखा हुआ, एसिड्स जो है सार इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। जितनी भी खाने वाली चीजें जो खट्टी होती हैं उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कलर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है करोसिव इन नेचर। एसिड्स का नेचर क्या होता है, करोसिव इन नेचर। उनका नेचर क्या होता है, वो करोसिव होते हैं। क्योंकि जब भी अगर ये एसिड्स किसी भी सरफेस पे पड़ जाएं तो वो उस सरफेस को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल ही करोड कर देते हैं। ठीक है। तो ये है एसिड्स की प्रॉपर्टीज कि वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और नेचर उनका क्या होता है, करोसिव नेचर की होती है। अब आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स भी होते हैं दो तरह के, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो जो लैब्स में बनते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सब जो है केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड्स। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप बनते हैं और नेचर में। जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में होता है। मिथेनोइक एसिड जैसे कि आंट स्टिंग में होता है। आंट स्टिंग होगी या बी स्टिंग होगी, जब भी कुछ चींटी काटती है या फिर बी स्टिंग करती है तो उससे क्या होती है, इरिटेशन होती है। इरिटेशन क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। वो मिथेनोइक एसिड की वजह से ही क्या होती है, इरिटेशन होती है। अब टार्ट्रिक एसिड जो टर्मरिन में, टर्मरिन मतलब इमली, इमली में जो है टार्ट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। तो एसिड्स भी हैं, दो तरह के हैं, एक तो मिनरल एसिड्स हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जितनी भी खाने वाली चीजें हैं उनमें मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स ही होते हैं और जो मिनरल एसिड्स हैं वो क्या किए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। और इनके बारे में और बता दूं कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसे कि हमने पढ़ा था एसिड्स में कि एसिड्स जो हैं वो सार टेस्ट के होते हैं, वो खट्टे होते हैं। वैसे ही बेसिस जो है उनका टेस्ट होता है कड़वा, वो बिटर टेस्ट के होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बेसिस जो है वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। और थर्ड ये क्या है, इनका नेचर क्या होता है, करोसिव। जैसे कि हमने एसिड्स में पढ़ा था कि जिस सरफेस पे एसिड को डाला जाएगा, वैसे ही जब जिस सरफेस पे बेसिस को डाला जाएगा वो सरफेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करोड हो जाएगा, क्योंकि बेसिस एंड एसिड्स दोनों क्या है, करोसिव नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि सभी बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। पर कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। Those bases that are soluble in water are called alkalis. उनको क्या बोलते हैं, alkalis। तो उनकी एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे बेसिस हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हमने एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज एसिडिक नेचर की होती है या कौन सी चीज बेसिक नेचर की होती है। और अब ये हम पता कैसे करेंगे, इनको पता करने के लिए वी हैव इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमें बताती हैं कि कोई भी चीज एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की। तो मतलब इंडिकेटर से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी चीज जो है वो एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की। अब इंडिकेटर्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे हमें नाम ही पता चल रहा है कि नेचुरली जो अगर करते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में 2 आते हैं, एक तो हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है टर्मरिक और दूसरा है लिटमस।
लिटमस के बारे में हमने इनकी प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज के में भी पढ़ा था। अब जो है लिटमस एंड टर्मरिक जो है वो दोनों क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। ये नेचर में खुद ब खुद क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अकर करते हैं। इनको बनाना नहीं पड़ता, नेचर इनको खुद बनाती है। तो दो एग्जाम्पल्स हैं इनकी, टर्मरिक एंड लिटमस। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि एसिड्स एंड बेसिस में जब हमने पढ़ा था कि एसिड्स ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। और वैसे ही बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है अगर ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया दैट मीन्स वो चीज क्या है, एसिडिक है। ऐसे ही अगर बेसिस में रेड लिटमस डाले, रेड लिटमस अगर ब्लू कलर का हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो चीज क्या है, बेसिक नेचर की। अब वैसे ही दूसरा है टर्मरिक, जिसको हम बोलते हैं हल्दी। हल्दी क्या होती है, अगर हम हल्दी में एसिड्स डालें या एसिड में हल्दी डालें तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आए, नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बेसिस में टर्मरिक डालें तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि चीज एसिडिक है या बेसिक, क्योंकि अगर हम टर्मरिक बेसिक चीज में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। अगर रेडिश ब्राउन हो गया तो हमें पता चल गया ये सोल्यूशन क्या है, ये चीज क्या है, बेसिक नेचर की है। वैसे ही अगर हम एसिड्स में टर्मरिक डालेंगे तो वो उसका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जिससे हमें फिर पता चल जाएगा ये चीज क्या है, एसिडिक नेचर की है। तो हमने यहाँ पे दो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात की, जो है टर्मरिक एंड लिटमस। ये दोनों ही नेचुरली अकरिंग है और ये इनसे पता चल जाता है, इनके कलर चेंज होने से हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स नाम से ही पता चल रहा है, वो इंडिकेटर्स जो मैन मेड है, जो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम दो पढ़ेंगे, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, एक है फिनोलेक्सीन। ये दोनों जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। इनका भी कलर एसिड्स में और बेसिस में दोनों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कलर चेंज से हमें ये पता चल जाता है कि चीज क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड्स में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अगर रेड कलर आ गया तो हमें ये पता चल जाएगा वो चीज क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एक सोल्यूशन में डालें और उसका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। तो ऐसे ही कलर चेंज के साथ हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज या कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। अब दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करूंगी, वो है फिनोलेफ्थलीन, ठीक है। फिनोलेफ्थलीन का भी कलर चेंज हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर आप किसी सोल्यूशन में फिनोलेफ्थलीन डाल रहे हो और उसका कलर हो जाए पिंक, दैट मीन्स वो चीज क्या है, बेसिक नेचर की है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम किसी सोल्यूशन में फिनोलेफ्थलीन को डालें और वो सोल्यूशन क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो वो उसमें क्या है, एसिडिक, वो चीज क्या है, वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, दो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, हमें जो बताते हैं कलर चेंज करके कि कोई भी सोल्यूशन या कोई भी चीज क्या है, किस नेचर की है, एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। अब हमने दो इंडिकेटर्स पढ़ लिए, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिन्होंने अपना कलर चेंज करके बताया था कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये अपनी कलर नहीं चेंज करते। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है वो स्मेल के साथ रिलेटेड है। तो इसमें ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। स्मेल चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उनकी अब हम बात करेंगे तीन जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, अनियन, क्लोव, वनीला, ठीक है। ये तीनों जो हैं अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब जैसे कि हम बात करें अनियन की, हमें पता है अनियन की जो स्मेल होती है वो बहुत शार्प होती है, ठीक है। अगर हम अनियन को किसी सोल्यूशन में डालें और उसकी जो स्मेल है वो वैसे की वैसे रह जाए तो दैट मीन्स वो चीज क्या है, एसिडिक नेचर की है। और ऐसे ही अगर हम अनियन को किसी सोल्यूशन में डालें और उसकी स्मेल बिल्कुल ही खत्म हो जाए,
ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, बेसिक मीडियम, बेसिक नेचर की। ऐसे ही और फैक्टरी इंडिकेटर है क्लोर, जिसको हम लॉन्ग बोलते हैं, उसका भी यही है। अगर आप उसको किसी सोल्यूशन में डाल रहे हो, उसकी भी स्मेल क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अगर आप उसको किसी सोल्यूशन में डाल रहे हो और उसकी जो स्मेल है वो चेंज ना हो, दैट मीन्स वो क्या है, एसिडिक मीडियम है। अगर उसकी स्मेल चेंज हो गई, दैट मीन्स वो क्या है, बेसिक नेचर का। ऐसे ही तीसरा ऑल फैक्टर इंडिकेटर है वनीला, उसकी भी स्मेल एसिड्स में क्या रहती है, बिल्कुल साफ पता लगता है, ठीक है, और बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके हमें ये बता देते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, अब लास्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेटर की टाइप, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर। और इसको अब इससे हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जब हम इस इंडिकेटर को किसी एसिडिक या किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका हो जाता है कलर चेंज। अब ये देखो, जैसे कि ये हमने पढ़ा है ना, विब्ग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर तो उसका कलर रेड, ऑरेंज या येलो हो गया, दैट मीन्स वो चीज क्या होगी, एसिडिक नेचर की होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर उसका कलर ब्लू, इंडिगो या वायलेट हो गया तो वो चीज क्या होगी, बेसिक नेचर की होगी। बीच में क्या रह गया, ग्रीन कलर। अगर उसमें कलर आ जाए ग्रीन, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, न्यूट्रल। वो ना ही एसिडिक नेचर की होगी ना ही बेसिक नेचर की होगी, वो क्या होगी, न्यूट्रल। तो ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाल के हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज से ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि ये ग्रीन कलर न्यूट्रल को शो करता है, रेड, ऑरेंज, येलो एसिडिक नेचर्स को शो करते हैं, और ब्लू, इंडिगो, वायलेट जो है वो बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर रंग बदल के, कलर चेंज करके हमें बता देता है कि चीजें क्या है, एसिडिक या फिर बेसिक नेचर की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे, हमने यहाँ पे लिया जिंक, Zn, उसमें डाला हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl एक मिनरल एसिड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने मेटल में एसिड को डाला, ठीक है, तो उसमें क्या हुई, रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने से क्या बना, एक तो जिंक क्लोराइड बना, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक गैस पक्की बनाता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनने के साथ साथ वो क्या बनेगा, सॉल्ट। जैसे कि इस केस में जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तो जो मेटल था, मेटल ने क्या बना दिया था, मेटल सॉल्ट बन गया था उसका, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, अलग हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है, हम पता कर सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट है। जैसे कि हमने जिस इस रिएक्शन में जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया था, रिएक्ट करवाया था, तो हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे, सोप सोल्यूशन में पास करवाएंगे। जब ये गैस सोप सोल्यूशन में से पास होगी तो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम उस बबल्स के पास एक बर्निंग मैचस्टिक को या बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो ये जो बबल्स होंगे ना, वो पॉप साउंड के साथ क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर गैस है, जो गैस जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम ये टेक्निक जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बबल्स अगर पॉप साउंड के साथ क्या होंगे, बर्स्ट होंगे, तो वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो ऐसे हमें पता चल गया कि जब मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड्स जो हैं वो कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही हमने क्या लिया, एक मेटल, जैसे कि पहले हमने जिंक लिया था, अभी हमने जिंक लिया, मेटल जिंक, और उसमें हमने डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो हमने मेटल में एक बेस डाला और उससे क्या बना, एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
हमने देखा था कि जब हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तभी भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही थी। अब भी जब हम मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो क्या है, Na2ZnO2, जो कि है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम का क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। और हाइड्रोजन गैस इसमें भी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसमें भी बन रही है। और जैसे कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, सोप सोल्यूशन में पास करेंगे, बबल्स बनेंगे, और बबल्स को जब हम के पास हम जब लेके जाएंगे बर्निंग कैंडल को, तो वो पॉप साउंड के साथ उसका जो बबल है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने ये देख लिया कि जैसे मेटल एंड एसिड रिएक्ट कर रहे थे तब भी हाइड्रोजन एंड सॉल्ट बन रहा था, ठीक है। ऐसे ही जब मेटल एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि मेटल्स जो हैं वो कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे ही वो क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो कैसे एसिड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब मेटल कार्बोनेट क्या है, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है और कार्बोनेट, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, एसिड के साथ। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो दिया है। जब हमने देखा कि हमने एक मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो चीजें क्या बनी, एक बना सॉल्ट NaCl, एक वाटर और एक बना CO2, ठीक है। और ऐसे ही जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यहाँ पे हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वही चीजें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट्स को या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है उसमें इवॉल्व होती है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एसिड्स जब मेटल्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो इस केस में वो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक टेस्टिंग टेक्निक है। हम पता कर सकते हैं कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसके लिए भी एक टेक्निक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, उसके वाटर में, लाइम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। और पास करवाने से अगर वो मिल्की हो गया, ठीक है, तो मतलब वो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, हम लाइम वाटर में से गैस को पास करवाते हैं, अगर वो मिल्की हो जाए तो वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका टेस्टिंग टेक्निक है। लाइम वाटर में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो वो क्या हो गया, मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट कलर के पीपीटीज बन गए वहां पे, इसलिए वो क्या हो गया, मिल्की। और मिल्की होने से हमें ये पता चल गया कि वो जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाटर में ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या हो जाता है, कलरलेस, ठीक है। तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो वो मिल्की हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को डालते जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्या होता है, कलरलेस। फिर इसका वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ऐसे हमें पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। दोनों कार्बोनेट्स भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी दोनों एसिड्स के साथ मिलके यही चीजें बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होती है, रिलीज। और कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का टेक्निक क्या है, हम उसको मिल्की वाटर में, लाइम वाटर में से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। अगर वो मिल्की हो जाए तो वो क्या होती है, वो गैस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस। अगर एसिड के साथ बेस को रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, एसिड और बेस खुद आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट यहाँ पे बना NaCl और वाटर बन गया, ठीक है। तो
जब भी हम एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना दें तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है, जब भी हमें किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, एसिडिटी की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे स्टमक में ओवर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बने। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कैसी मेडिसिन खाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम कुछ बेसिक मेडिसिन खाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो ज्यादा एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, कोई बेसिक मेडिसिन ही कर पाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर लिया, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको एसिड HCl के साथ हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो इसमें क्या बना, CuCl2 एक सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी क्या हुआ था कि एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को जब हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही बना। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, सेम। फर्क ये सिर्फ यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हमने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तब ये चीजें बनी थी। तो यहाँ पे ये जो चीज है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है, तो ये चीज क्या होगी, बेसिक नेचर की। ठीक है, तभी बेस प्लस एसिड मिलके ये सॉल्ट प्लस वाटर बना पाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड था, वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। वैसे ही तभी रिएक्शन होगी ना, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बना था। तो इससे हमें ये पता लगा कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्शन बिल्कुल ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं, अगर हम उनको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, वो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। यहाँ पे हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही चीज है कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्शन बिल्कुल ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह थी, दो चीजें रिएक्ट कर रही थी, वाटर प्लस सॉल्ट बना रही थी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ हमने अब तक ये पढ़ लिया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये सबसे हमें ये पता चल गया कि एसिड्स कैसे डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या क्या चीजें बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसिड्स में, सभी एसिड्स में, जब मान लीजिए हम दो चार उसकी लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमने एग्जांपल्स ले लिए। इन सभी में क्या कॉमन है, सभी जो एसिड्स में क्या कॉमन है, ऐसे ही बेसिस, हम दो बेसिस की एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखना है कि इनमें क्या जो है कॉमन है। जब भी हम इन एसिड्स को आयनाइज करते हैं
तो क्या बनता है, एक H+ आयन, एक क्या बनता है, जो केटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, H+ बनेगा, बाकी जो चीज बच जाएगी वो उसका क्या बनेगा, एनाइन। तो यहाँ पे भी H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव एनाइन, यहाँ पे भी H+ आयन और NO3 नेगेटिव एनाइन। तो ये चीज देखने वाली है कि एसिड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, H+ आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H+ आयंस। ये H+ आयंस ही क्या है, उनकी पहचान है। जिस चीज में H+ आयंस है वो चीज क्या मानी जाती है, एसिडिक मानी जाती है, उसका कैरेक्टर एसिडिक माना जाता है। अब दूसरी तरफ बेसिस जो है, अगर हम इनको आयनाइज करेंगे, ठीक है, तो ये बनाएंगे केटाइन में Na+ और एनाइन बनेगा OH नेगेटिव, K+ OH नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि बेसिस में क्या बनता है, क्या कॉमन है, दैट इज OH नेगेटिव आयन। बेसिस की पहचान क्या होती है, OH नेगेटिव आयन। जैसे कि एसिड्स की पहचान क्या है, H+ आयंस, वैसे ही बेसिस की जो है पहचान क्या है, OH नेगेटिव आयंस है। इसीलिए जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, हमने देखा था कि एसिड जो है बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये वाटर बनता कहाँ से है, एसिड अपना H+ आयन देता है, बेस जो है अपने OH नेगेटिव आयन देते हैं, जिनको मिला के क्या बन जाता है, वाटर, और बाकी जो चीज बचती है उससे क्या बन जाता है, सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड, सभी एसिड्स के पास H+ आयन होता है और सभी बेसिस के साथ जो है OH नेगेटिव आयन होता है। इसके साथ साथ एक और चीज है, H+ आयंस जो कि एसिड्स की पहचान है, वो जो है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोनियम आयंस, H3O+ आयंस। ये जो चीज है, ये जो आयंस है, ये भी क्या बताते हैं कि चीज क्या है, एसिड्स। तो एसिड्स में क्या होंगे, H+ आयंस होंगे, और दूसरा क्या होगा इनमें, जब ये H+ आयंस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, H3O+ आयंस, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। तो इसके साथ एक और चीज है, एसिड्स जो हैं वो जब भी एक्वस फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में हमें पता है कि जब कोई चीज क्या हो, वाटर में क्या हो, डिजॉल्व हो, एक्वस फॉर्म में होती है, तब ही क्या बनाते हैं, H+ आयन। जैसे कि हमारी बुक में एक एक्टिविटी है, उसमें क्या किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था और उसमें क्या बना था, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी थी, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देख के हमें पता चल जाता है कि चीज एसिडिक है, पर हमने उसमें देखना था कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है ये एसिडिक है भी या नहीं। इसके लिए हमने एक टेस्ट किया था। हमने क्या किया था, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया था और एक हमने क्या लिया था, वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया था। अब जब हम ड्राई लिटमस पेपर को इसके पास लेके गए, वो ब्लू हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, हमें तो पता है कि HCl जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन क्यों जो ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, वो रेड क्यों नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर को उसके पास लेके गए थे तो वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब दोनों केसेस में फर्क क्या था, पहले हमने लिया था ड्राई लिटमस पेपर, फिर हमने लिया था वेट, ठीक है। ड्राई के केस में ये जो HCl गैस थी उसने उसको ब्लू किया ही नहीं, अब वेट के केस में उसने उसको ब्लू कर दिया। अब दोनों केस में क्या फर्क था कि उसने वेट के केस में कर दिया और ड्राई के केस में ब्लू लिटमस को रेड नहीं किया। तो दोनों केसेस में फर्क था एब्सेंस ऑफ वाटर, या कह लो प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट केस में एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की जो प्रेजेंस ही नहीं थी, ठीक है। अब पानी की प्रेजेंस नहीं थी तो HCl गैस जो है वो H+ आयन नहीं बना पाया। HCl गैस जो है जब वाटर के कांटेक्ट में आई तब वो आयनाइज हुई, आयनाइज होके उसने H+ आयन बनाए, H+ आयन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या चीज मानी जाएगी, एसिडिक मानी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में HCl गैस ने ड्राई लिटमस को ब्लू इसलिए, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को रेड इसलिए नहीं किया था क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर थी, वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं था। दूसरे केस में वेट पेपर था तो वाटर की प्रेजेंस थी,
जब वाटर की प्रेजेंस थी तो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस थी वो क्या हुई, आयनाइज हुई, उसने H+ आइंस बनाए। H+ आइंस बने तो चीज मानी जाएगी एसिडिक, और जब वो एसिडिक होगी तभी वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड करेगी। तो इससे हमने ये देखा कि जब एसिड एक्वियस फॉर्म में होगा तभी वो क्या करेगा, H+ आइंस बनाएगा। जब वाटर की एब्सेंस होगी तो वो H+ आइंस नहीं बना पाएगा। अगर वो H+ आइंस नहीं बना पाएगा तो वो एसिडिक नहीं माना जाएगा और फिर वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें यही बताती है कि एसिड आयनाइज तभी होंगे, H+ आइंस तभी बनाएंगे जब वो क्या होंगे, एक्वियस फॉर्म में होंगे। दूसरे केस में वो एक्वियस फॉर्म में थे, वाटर की प्रेजेंस थी, उसने H+ आइंस बनाए, H+ आइंस बनाए तो वो चीज क्या मानी गई, एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से उसने ब्लू लिटमस को क्या कर दिया था, रेड कर दिया था। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि एसिड जो है H+ आइंस बनाते हैं, और ये भी पता चल गया कि वो वाटर की प्रेजेंस में ही H+ आइंस बनाते हैं। वैसे ही जो बेसिस हैं वो क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, हमने पहले भी बात कर ली कि सभी बेसिस में OH नेगेटिव आइन होते हैं और सभी एसिड्स में क्या होते हैं, H+ आइंस होते हैं, और यही उनकी क्या है, पहचान है। एसिड्स की पहचान H+ आइंस है, या फिर H3O+ जो हमने पढ़े थे हाइड्रोनियम आइंस, वो उनकी पहचान है। और बेसिस की पहचान क्या है, OH नेगेटिव आइन। सभी बेसिस जो है वो OH नेगेटिव आइंस बनाते हैं और सभी एसिड्स जो है वो H+ आइंस बनाते हैं, और यही उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डाइल्यूशन क्या होती है, जब हमने, अब जो एसिड्स और बेसिस होते हैं दो फॉर्म में होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, एक डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, जब वो प्योर फॉर्म में है तो हम उनको कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। जब हम पानी डाल के उनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर ले, उनको स्ट्रेंथ को क्या कर ले, कम कर ले, तो वो क्या किस फॉर्म में हो जाते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाते हैं। अब एसिड्स और बेसिस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है हम वो देखते हैं। जब भी हमने एसिड्स या फिर बेसिस को डाइल्यूट करना हो तो कभी भी हम उनमें पानी नहीं डालते। जब भी हमने इनको डाइल्यूट करना हो हम पानी लेते हैं, पानी में ड्रॉप करके एसिड डालते हैं या फिर बेस डालते हैं, और साथ के साथ उनको क्या करते रहते हैं, स्टर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। और इसके साथ वो क्या होता है, फिर डाइल्यूट होता है। कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, कभी भी बेस में पानी नहीं डालना चाहिए फॉर इट्स डाइल्यूशन। उसको डाइल्यूट करने के लिए कभी भी एसिड और बेसिस में पानी नहीं डाला जाता। पानी में एसिड्स एंड बेसिस को डाला जाता है ताकि वो डाइल्यूट कर सके, और साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक, बहुत हीट जनरेट होती है। अगर आप पानी में एसिड में पानी डालोगे या फिर बेस में पानी डालोगे तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हो सकती है, इतनी हीट जनरेट कर सकती है कि वो बीकर टूट सकता है और वो सारा एसिड जो है वो आपके हाथ पे गिर सकता है। ठीक है, तो कभी भी डाइल्यूशन के लिए पानी, एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डाला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से बेस के जो है OH नेगेटिव आइंस कम हो जाते हैं, और जो एसिड के हैं H+ आइंस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, और जो एसिड और बेस फिर बनता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आर। एसिड्स जो हैं, बेस जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग। अगर हमें दो एसिड्स दे दिए जाएं तो हम कैसे देखेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग, कौन सा उनमें से स्ट्रॉन्गर है और कौन है उनमें से वीक। तो उसके लिए एक पेपर है पीएच पेपर। ठीक है, पीएच पेपर एक पेपर है, उस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वो जो है वो क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्स होता है। तो एक पेपर पे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, लगा होता है। तो हमने अगर चेक करना है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, हम उस पेपर पे क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, और उससे फिर उसका क्या होता है, कलर चेंज। अब कलर चेंज से, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था विबग्योर के बारे में, तो वैसे हमें पता चलता है कि कलर कैसा चेंज आया, कलर चेंज होके क्या बना, उससे हम चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक। जैसे कि विबग्योर, ठीक है, तो हम उल्टा चलेंगे, अगर रेड, ऑरेंज, येलो कलर आ गया, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, वो चीज क्या मानी जाएगी, एसिडिक। अगर 7 को छोड़ के 8 से लेके 14 तक, ब्लू, इंडिगो या वायलेट कलर आ गया तो वो चीज क्या होगी, बेसिक होगी। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके बाद ये जो 7 नंबर है, ठीक है, अगर ग्रीन कलर आ गया तो वो चीज क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है,
वो ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, जैसे कि वाटर हो गया या फिर ब्लड हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल होते हैं। अब देखो रेड, अब अगर हमने देखना है कि चीज एसिडिक है या बेसिक है, वो तो हमने देख लिया कि कलर्स रेड ऑरेंज येलो आ गए तो एसिडिक है, अगर ब्लू इंडिगो वायलेट आ गए तो वो बेसिक है। और अगर हमने देखना हो कि उनमें से दो एसिड आ गए, अगर दो कलर्स आ गए, हमने दो चीजें ली थी, एक का कलर आ गया रेड आ गया, एक का कलर येलो आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा वो चीज एसिडिक है या बेसिक है, सॉरी उनमें से कौन सी चीज जो है वो ज्यादा एसिडिक है, कौन सी जो है वो कम एसिडिक है। उसके लिए ये है, इसको देखो, ये है, इसमें पीएच पेपर है, इसमें क्या है 0 से लेके 14 तक नंबर है, ठीक है। जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहता है H प्लस आयंस जो है वो क्या रहते हैं, कम होते हैं, ठीक है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताती है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है कितनी बेसिक है। अगर हमें दो एसिड्स दे दिए तो हम उसमें से भी ये देख पाएंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग है। तो वो चीज को कौन बताता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच पेपर का जो पीएच है ना वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताती है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी चीज क्या होगी, एसिडिक होगी। तो जब हम 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, कम। अगर हाइड्रोजन आयंस हो गए कम तो चीज क्या हो जाएगी, बेसिक। तो मतलब जब हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक टू, मीडियम का नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक टू बेसिक। इसको छोड़ ये है न्यूट्रल, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है। तो इधर से उधर जाते H प्लस आयंस कम हो गए, और H प्लस आयंस किस में होते हैं, एसिड में होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जब जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है H प्लस आयंस कम होते रहते हैं और चीज का कैरेक्टर एसिडिक कम हो जाता है और वो बेसिक की तरफ चले जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो 0 नंबर है ये है यहाँ पे मोस्ट एसिडिक, यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। और क्योंकि H प्लस आयंस कम हो रहे हैं तो जैसे जैसे H प्लस आयंस कम होते हैं इधर से उधर जाते OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो कम से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो गए, OH नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो गए। तो ये चीज क्या मानी जाएगी, बेसिक, ये मोस्ट बेसिक है। यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो क्या है, मोस्ट बेसिक। तो पीएच पेपर से, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम चीजों का पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 9 है, दैट मीन्स वो चीज क्या है, बेसिक है, क्योंकि 8 से लेके 14 तक वो क्या होते हैं, चीजें क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। अगर हमें 2 पीएच दे दिए जाए, 9 दे दिया जाए और 6 दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज एसिडिक है कौन सी बेसिक, हमें पता चल जाएगा कि 0 से लेके 6 तक जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक। तो 6 वाला एसिडिक होगा, 8 से 14 वाली क्या होती है, बेसिक। तो 9 वाला क्या होगा, बेसिक होगा। तो ऐसे ही हम पीएच से, इन वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या फिर कितनी बेसिक है। अगर हम वापस आ जाएं 0 से लेके, हमें पता है कि 6 तक एसिडिक है, ठीक है। ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 0 वाला या 6 वाला, ऑब्वियस 0 वाला, क्योंकि इसके पास H प्लस आयंस क्या है, ज्यादा। जैसे जैसे हम उधर पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी H प्लस आयंस कम होते रहेंगे। अगर H प्लस आयंस कम होते रहेंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और H प्लस आयंस इधर से इधर लेके क्या हो जाते हैं, कम होते रहते हैं, और OH नेगेटिव इधर बढ़ते रहते हैं। तो 0 वाला जो चीज है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये इनका जो पीएच है वो 0 से लेके 1 तक हो जाता है। और सबसे ज्यादा बेसिक किसी बेसिक चीज का ही होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो उसका जो पीएच बन जाता है वो 40। तो ऐसे पीएच पेपर जो है हमें वैल्यूज के साथ बता देता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि चीज एसिडिक है या बेसिक है, या फिर वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, किससे ज्यादा एसिडिक है किससे ज्यादा बेसिक है, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 एसिड्स होंगे, ठीक है, और हमने देखना होगा कि उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो हम उनका पीएच देखेंगे। मोर द पीएच लेसर द H प्लस आयंस, और अगर H प्लस आयंस क्या होंगे, कम होंगे, तो वो चीज क्या होगी, कम एसिडिक होगी,
ठीक है। तो ऐसे हम पीएच वैल्यू से किसी भी चीज का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की ये भी देख सकते हैं कि कौन चीज ज्यादा एसिडिक है और कौन सी ज्यादा बेसिक है या फिर कम बेसिक है। हमने ये पीएच के बारे में तो पढ़ लिया, पीएच वैल्यूज के बारे में पढ़ लिया। ये पीएच वैल्यूज जो हैं ये है हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत यूज आती हैं, बहुत यूजफुल है। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे बॉडी की। हमारी जो नॉर्मल बॉडी है उसका नॉर्मल जो पीएच है वो 7 से 7.6 तक है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7 से लेके 7.6 तक है। और हमारी बॉडी जो है वो पीएच के चेंज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो ज्यादा पीएच इधर उधर हो वो ये चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाती, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है क्योंकि 7 से लेके 7.5 तक या 6 तक है तो ये आ जाती है न्यूट्रल, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल। दूसरी चीज मैं बात करूंगी एसिडिक रेन। हमें पता है एसिडिक रेन के बारे में, जब रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन, ठीक है। तो एसिडिक रेन जब होती है, एसिड रेन होती है, वो क्या हो जाती है, वो नदियों में जाती है, वाटर बॉडीज में जाती है। वो वाटर बॉडीज में जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको हो जाती है प्रॉब्लम, उनका पीएच होने लग जाता है चेंज, तो उनके लिए वहां पे सरवाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल, ठीक है। तो इसी वजह से जो एसिड रेन है हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे हमने ये पढ़ लिया, एक 5.6 एसिड रेन का जो है पीएच है, 7 से लेके 7.6 तक जो है हमारी बॉडी का पीएच है, ठीक है। अब हमने दो चीजों में, हमारी बॉडी में, एसिड रेन में पीएच के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम। हमने 6 चैप्टर में पढ़ा कि अगर इनडाइजेशन हो जाए, ठीक है, बदहजमी हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा स्टमक जो है वो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिए जाती हैं, कुछ बेसिक मेडिसिन। मैंने पहले भी बताया था कि एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म करते हैं, तो ऑब्वियस है अगर एसिडिटी हो रही है तो हमें कुछ मेडिसिन खानी पड़ेंगी जो कि बेसिक नेचर की है, ठीक है। तो अगर एसिडिटी हो जाए तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेसिक मेडिसिन है, हाइड्रोक्साइड है, देख लो, ये बेसिक मेडिसिन। तो इसको खाया जाता है किसके लिए, ताकि वो एसिडिटी को ठीक कर दे। तो ऐसे दवाइयां जो कि एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं उनको बोलते हैं एंटाएसिड्स, एंटाएसिड्स बोला जाता है। और एंटाएसिड्स की एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है क्योंकि एक बेसिक मेडिसिन, एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करता है, बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी ही बॉडी में, हमारे माउथ में टूथ डिके के बारे में। जब भी हम खाना खाते हैं हमें बोला जाता है कि खाना खाने के बाद अपने मुंह को, अपने माउथ को रिंस करना चाहिए ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो माउथ में रह ना जाए। क्योंकि जब फूड पार्टिकल्स या शुगर पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं तो बैक्टीरिया उन पे एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया जब उन पे एक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एसिड्स। एसिड्स बनाने की वजह से हमारी माउथ का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो टूथ एनेमल है वो क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, करोड़ होने लग जाता है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद तभी अपना माउथ रिंस करना चाहिए ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं माउथ में रह ही ना सके और हमें ये जो नेवल खराब होने की प्रॉब्लम, टूथ डिके की जो प्रॉब्लम है वो हो ही ना सके। और दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर के करें, ठीक है। तो जो एसिड हमारे माउथ में क्रिएट हो गया, एसिडिक नेचर क्रिएट हो गया, उसको कौन खत्म करे, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर वाले टूथपेस्ट क्या कर दे, ठीक कर दे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने एक और हम इसमें चीज पढ़ेंगे, हमने ये भी पढ़ लिया हमारी बॉडी का पीएच क्या है, हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाता है, टूथ डिके क्या है, ठीक है। ये हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ लिया, एंटाएसिड्स के बारे में पढ़ लिया। एक और है, हमने सुना होगा कभी भी बी स्टिंग करे या फिर आंट स्टिंग करे, कभी भी मधुमक्खी जो है हमें डंक मारती है और कभी कभार आंट भी है, कुछ आंट्स की टाइप्स होती हैं जो कि क्या करती है, अगर हमें काट लेती हैं तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है। क्यों?
जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि वो एक एसिड रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वो दोनों क्या करती हैं, एसिड रिलीज करती हैं। जो एसिड रिलीज करने की वजह से ही हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है, पेन होती है। तो ऐसी चीजों पे ऑब्वियस सी बात है हमें क्या लगाना चाहिए, कुछ बेसिक लगाना चाहिए, जिसका नेचर बेसिक हो। हमें कुछ ऐसी चीजें लगानी चाहिए ताकि वो उसके इफेक्ट को क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो इस सब से हमने ये पढ़ लिया कि जो पीएच है, पीएच वैल्यूज हैं, ये जो हमारे नेचर में, हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत क्या है, यूजफुल है। बहुत सारी चीजों में हमें ये इनसे पता चलता है कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कोई चीज कैसे रिएक्ट करेगी या फिर वो कैसे ट्रीट की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2। जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि एक एसिड ले लें हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, NaCl प्लस ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट। और इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ क्या बनता है, वाटर। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो सॉल्ट बनते हैं, जैसे कि ये NaCl बना हुआ, इसके पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनता है वो क्या, किस नेचर का होता है, न्यूट्रल। दैट मीन्स उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 7 होगा। ना ही वो एसिडिक होगा, ठीक है, ना ही वो बेसिक होगा। जो सॉल्ट्स एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हों तो वो सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 के इक्वल होता है। और वो ना एसिडिक ना बेसिक। वी नो कि जिनका पीएच 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसे ही अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्ट करे तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, एसिडिक नेचर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बने वो किस नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये सॉल्ट बनते हैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से। और अगर सॉल्ट और अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल नेचर का बनेगा और उसका पीएच जो होगा वो इज इक्वल टू 7 होगा। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम मिलाएंगे तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होगा उसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 से कम, 0 से लेके 6 तक, कहीं तक। और अगर वो सॉल्ट जो बनेगा बेसिक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब सॉल्ट बनाएंगे वो बेसिक नेचर का होगा तो उसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 6। तो इससे हमने ये पढ़ा कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, और ये सॉल्ट का जो नेचर है वो वही एसिड और बेस डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा और उसका जो पीएच होगा वो इज इक्वल टू 7 होगा। और ऐसे ही जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा और उसका जो पीएच होगा वो 6 से कम होगा। ऐसे ही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे वो बेसिक सॉल्ट बनाएंगे और जिसका पीएच जो है वो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे NaCl के बारे में। अभी हमने बनाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, HCl और NaOH को रिएक्ट करवा के NaCl बना था, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट था। न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होगा वो इज इक्वल टू 7 होगा। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो घरों में हम खाना खाते हैं उनमें जो नमक डालते हैं वो क्या है, NaCl ही है, उसे ही हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वही है कॉमन सॉल्ट। हमें पता है ये जो हमें नमक मिलता है वो हमें समुद्रों से मिलता है। ठीक है, और ये जो नमक है ये NaCl है जो हम घरों में यूज करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने में यूज आता है। ये वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स होता है उन चीजों को बनाने में। ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो घरों में हम खाने में जो हम नमक यूज करते हैं, ये NaCl बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में को बनाने में काम आता है।
है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इन सबको बनाने के लिए वी नीड NaCl की जरूरत पड़ती है इनको बनाने में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। अब इसमें ये बनता कैसे है? NaCl का जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन बोला जाता है NaCl के एक्वा सोल्यूशन को। अब जब हम उसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या बनता है? 3 चीजें बनती हैं। एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होती है, ये सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पे जो हमने NaCl यूज किया था वो उसका एक्वा सोल्यूशन यूज किया था जिसको क्या बोला जाता है? ब्राइन। और उस Na सोल्यूशन की हमने क्या की थी? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता है कि हम क्या करवाते हैं, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। और जिससे क्या बनी? 3 चीजें बनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरोएल्कली प्रोसेस। अब क्लोरोएल्कली प्रोसेस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में एक तो क्लोरीन बना, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, ठीक है, तो एक इसमें क्लोरीन बना, प्लस एल्कली। एल्कली क्या होता है? हमने पीछे भी पढ़ा था, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कीज, उनको एल्कीज बोलते हैं। और यहाँ पे बेस कौन सा बना है? NaOH। तो यहाँ पे एक एल्कली और क्लोरीन की फॉर्मेशन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्कली प्रोसेस। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ कि NaCl एक्वा सोल्यूशन जब हम ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बनता है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं क्लोरोएल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन बन रहा है, एक एल्कली, एक बेस बन रहा है NaOH। इस वजह से इसको बोलते हैं क्लोरोएल्कली प्रोसेस। और ये जो चीजें हैं कहाँ पे बनती है? जब हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो क्लोरीन है वो एनोड पे बनेगा, मतलब पॉजिटिव कैथोड पे बनेगा, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनेगा। और जो हाइड्रोजन है वो बनेगा कैथोड पे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बनेगा नियर कैथोड। ठीक है, ये बनते हैं अलग अलग जगह पे। क्लोरीन गैस एनोड पे बनती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के नियर बनता है। और इन सब चीजों की अपनी अपनी क्या है? यूजेस है। क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH के सबके अपने अपने क्या है? यूजेस है। अब अभी हमने जो पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, क्लोरीन गैस बनी थी और हाइड्रोजन गैस बनी थी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे यूज होता है? इन सभी के अपने अपने यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले पेपर मेकिंग में यूज होता है, डिटर्जेंट्स एंड सोप्स को बनाने में यूज होता है, और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हैं वो भी NaOH की मदद से बनते हैं। और NaOH डीग्रीजिंग मटेरियल, मेटल्स को डीग्रीस करने में, उनकी ग्रीस, उनकी सरफेस पे अगर कोई ग्रीस लगी हो तो उसको उतारने में ये जो NaOH क्या करता है? हेल्प करता है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन गैस पे। हाइड्रोजन गैस फ्यूज में यूज होता है, अमोनिया को बनाने में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। स्विमिंग पूल्स में भी पानी को ट्रीट करने के लिए क्लोरीन को यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। और जो पेस्टिसाइड्स फार्मर यूज करते हैं इन फील्ड्स, वो भी विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन गैस बनते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा कि ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और उसके साथ क्या क्या बना? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्कली प्रोसेस। और उनके यूजेस भी हमने क्या कर लिए? पढ़ लिए। तो ये पहला सॉल्ट था जो NaCl की मदद से बन रहा था। अब जो नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे वो है ब्लीचिंग पाउडर। जो हमने पिछले सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब हमने फॉर्मेशन की थी उसमें क्लोरीन गैस बनी थी। जब वो क्लोरीन गैस लेक लाइम के सोल्यूशन पे क्या करती है? एक्ट करती है, तो उससे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक है, जब भी क्लोरीन गैस किस पे एक्ट करती है? स्लेक लाइन पे एक्ट करती है, ड्राई स्लेक लाइन पे, तो उससे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2।
ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं? ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन किसी और को देके आप खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। दूसरा इसका यूज है, ब्लीचिंग पाउडर जो है पेपर को ब्लीच करने में, लॉन्ड्रीज को ब्लीच करने में, टेक्सटाइल्स को ब्लीच करने में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इसका यूज है वाटर ट्रीटमेंट। ये पानी को साफ करने के लिए, वाटर को ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो दिस इज द सेकेंड सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर, जो कि किससे बना है? स्लेक लाइम और क्लोरीन के एक्शन से बना है। और इसके ये यूजेस हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पेपर्स, लॉन्ड्रीज एंड टेक्सटाइल्स, और वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सॉल्ट जो है ये भी NaCl की हेल्प से ही बनता है। अब इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है, NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया। इन सभी की रिएक्शन से क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है इन सभी चीजों की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हम खानों में क्यों डालते हैं? जनरली हम बेकिंग सोडा को खाने में डालते हैं उसकी फास्टर कुकिंग के लिए। अगर हमने खाने को जल्दी पकाना हो तो हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। और यही जो बेकिंग सोडा है ये पकौड़ा वगैरह को क्या बना देता है? क्रिस्पी बना देता है। अब ये कैसे काम करता है? अब ये बेकिंग सोडा को हम केक्स वगैरह में भी डालते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, जब भी हम इसको खाने में डालते हैं और खाने में डाल के हम इसको क्या कर देते हैं? हीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करने लगे हो, केक बनाने लगे हो, तो आप NaHCO3 बेकिंग सोडा जो है उस खाने में डालोगे, डाल के आप उसको क्या कर दोगे? पकने के लिए रख दोगे। तो जब आप उसको पकने के लिए रखोगे, आप उसको क्या करोगे? हीट करोगे। जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डीकम्पोज। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि डीकम्पोज होने का मतलब क्या है। तो डीकम्पोज होके ये चीजें बन जाएंगी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन वाटर, ठीक है। तो ये जो CO2 बना है ये वजह होती है केक्स या पेस्ट्रीज जो हम बनाते हैं वो फ्लफी बनती हैं। वो किस वजह से बनती हैं? CO2 की वजह से ही बनती है। क्योंकि जब भी हम बेकिंग सोडा को खाने में डाल के उसको पकाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो ये तीन चीजें बन जाती हैं। और मेन चीज क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो केक्स है या पेस्ट्रीज है ये क्या हो जाती हैं? फ्लफी हो जाती हैं, स्पॉन्जी हो जाती है, CO2 की बनने की वजह से। इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को क्या डाला जाता है? केक्स वगैरह में डाला जाता है, ताकि वो क्या हो जाए? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाए। अब नेक्स्ट, अब हमने बहुत बारी बेकिंग सोडा पढ़ा है। अब बेकिंग सोडा के साथ साथ हम पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन नहीं, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो दोनों चीजें हैं वो अलग चीजें हैं। और बेकिंग पाउडर बनता किससे है? वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। जब भी हम बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड डालते हैं, ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसमें हम डालेंगे कोई भी खाने वाला एसिड। जैसे कि मान लीजिए हम टार्ट्रिक एसिड ले रहे हैं, तो टार्ट्रिक एसिड है, एसिड की पहचान एक ही चीज है, H+ साइंस। तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, हम इसे ये यूज करेंगे। जब भी बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड डलता है उससे क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। और इसी बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। तो अगेन जैसे कि मैंने पिछली रिएक्शन में बताया था कि CO2 जब ये जो बेकिंग सोडा जो हीट होता है तो CO2 बनाता है, और ये CO2 ही केक्स पेस्ट्रीज को क्या करता है? फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनाता है। वैसे ही यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी क्यों डाला जाता है? क्योंकि जब ये हीट होगा तो उस पे भी क्या बनेगा? CO2 ही बनेगा। और CO2 जो है अगेन क्या करेगा? केक्स एंड पेस्ट्रीज को सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लफी वगैरह बनाएगा। तो इसीलिए ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है केक्स में डाले जाते हैं ताकि CO2 बने और वो अच्छे से फ्लफी और स्पॉन्जी केक्स पेस्ट्रीज बन सके।
तो हमने अब ये पढ़ लिया है कि बेकिंग सोडा है जो वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा हेल्पफुल होता है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। फिर हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा जो है वो फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने खाने को जल्दी पकाना हो तो उसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमने उसमें से पढ़ा कि जो टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ास बनते हैं वो भी इसकी वजह से ही बनते हैं। ठीक, और बेकिंग सोडा जो है एक माइल्ड बेस है और इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड हमने पीछे भी पढ़े थे। जो दवाइयां एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। तो क्योंकि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है तो वो एंटी एसिड्स की तरह क्या यूज किया जाता है कि एसिडिटी को क्या करता है, ट्रीट। क्योंकि जब एसिडिटी हो जाती है तो एक्सेस एसिड बन जाता है स्टमक में, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा लिया जाता है। जो भी आप होम रेमेडीज देखोगे तो उसमें हम बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। ठीक है, तो एसिड जब बेस को से इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटी एसिड्स की तरह क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, ठीक है, फ्लफी पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, इन सब में क्या होता है, यूज करते हैं। इसके साथ बेकिंग सोडा का एक और यूज हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि गर्मियों में जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है कि अगर हम उसको थोड़ी देर फ्रिज में ना रखें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका पीएच जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक की तरफ चले जाता है, 6 से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मिल्कमैन क्या करते हैं, ताकि उनका जो दूध है वो खराब ना हो तो उसमें ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि उसका नेचर जो है थोड़ा सा क्या हो जाए, बेसिक हो जाए और जल्दी वो क्या ना हो, एसिडिक ना हो, उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ना हो। इसी वजह से मिल्कमैन बेकिंग सोडा को थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, मिल्क में यूज कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, ताकि वो मिल्क जो है वो जल्दी एसिडिक ना हो और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ना होने की वजह से फिर वो खट्टा ना हो। तो ये सब हमने क्या पढ़ ली, बेकिंग सोडा की यूजेस। बहुत जगह पे बेकिंग सोडा यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में, एक एंटी एसिड में, ठीक है, तो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में। तो ये सभी चीजें किससे बनती हैं, बेकिंग सोडा की हेल्प से बनती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में तो हमने पढ़ लिया। बेकिंग सोडा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था NaHCO3। हमने उसके टॉपिक में पढ़ा था कि जब NaHCO3 को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे क्या बनता है, Na2CO3। यही है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये Na2CO3 जब उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो उससे बनता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेका। डेका मतलब ये 10 जो है उसके लिए हमने डेका यूज किया हुआ है, वाटर के लिए हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का नाम ये भी हो गया डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। और ये जो जिसमें 10H2O साथ में नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें वाटर वाला कंटेंट नहीं है और इसके साथ हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो उससे ये बना Na2CO3.10H2O। और यही क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो वॉशिंग सोडा है इसके भी क्या यूजेस है, इसके यूजेस है सबसे पहले यूज इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। कुछ सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं वो वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनते हैं, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मिनरल कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा, जो बाकी सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसमें ज्यादा होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन ग्लास फैक्ट्रीज में, सोप फैक्ट्रीज में एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। पेपर को बनाने में, सोप को बनाने में, ग्लास को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट। घरों में साफ सफाई के काम के लिए भी वॉशिंग सोडा को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये है वॉशिंग सोडा जो कि
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा से ही बनता है, ठीक है। फिर हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2 डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये यूज कहाँ पे होता है, बोरेक्स बनाने में काम होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है, पेपर सोप ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट जो सॉल्ट पढ़ेंगे हम वो क्या है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। अब ये जो जिप्सम है ये और एक चीज बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, CaSO4.2H2O जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उससे बनता है CaSO4.12H2O प्लस 1.5HO जो है अलग हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये है CaSO4.12H2O, ये क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम पीओपी के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे घरों में डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए, सीलिंग्स को पीओपी करने के लिए, ठीक है, प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है, ये तो हमें पता ही है। अब यही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब हम उसको पानी डाल देते हैं इसमें CaSO4.12H2O, जब इसमें हमने वाटर डाल दिया 1.5H2O, तो वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम। हमें पता है कि जब हम पीओपी में पानी डाल देते हैं वो हार्ड मास जो है वो बन जाता है, जो कि सूखने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम, ठीक है। तो हमने देखा कि जिप्सम को हीट करने से हम पीओपी बना सकते हैं, और पीओपी में पानी डालने से हम क्या बना देंगे, वापस जिप्सम बना देंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों यूजेस हैं, ये दोनों चीजें हैं आपस में एक दूसरे को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। और पीओपी के यूजेस फिर भी बताती हूँ कि ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है, हमारे घरों में जो सीलिंग्स है उनको प्लास्टर करने में यूज होता है, डेकोरेशन मटेरियल बनाने में यूज होता है, और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रैक्चर्स को प्लास्टर करने के लिए भी पीओपी का ही यूज करते हैं। तो ये जो है हमने कुछ सॉल्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, जिप्सम पढ़ लिया, पीओपी पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा और उनके क्या पढ़ लिए, यूजेस भी पढ़ लिए कि कैसे कौन कौन सा सॉल्ट जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है। और हमने कुछ सॉल्ट ऐसे भी पढ़े जो NaCl कॉमन सॉल्ट के हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो था सभी अबाउट सॉल्ट्स था, ठीक। अब हमने बहुत सारे सॉल्ट पढ़ लिए, जैसे कि हमने ये Na2CO3.10H2O पढ़ा, ठीक है, वॉशिंग सोडा पढ़ा, फिर हमने कॉपर सल्फेट भी पढ़ा, फेरस सल्फेट भी पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट भी पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम पढ़ा, फिर हमने उसके बाद इसका पीओपी पढ़ा। अब देखो हम देखते हैं कि सॉल्ट्स क्या हैं, हमें लगता है कि सॉल्ट्स ड्राई, पर इन सभी के साथ 10H2O, 5H2O, 7H2O ऐसे ही जो है H2O लगा हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम लेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के हम क्रिस्टल्स लेंगे जो कि डार्क ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। अब हम उसको ड्राई क्या करेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब आप उसको हीट करोगे तो आप देखोगे उसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब के साइड्स पे ना क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, जो सॉल्ट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वेट होते हैं। लगते हैं हमें ड्राई है लेकिन वो क्या होते हैं, वेट, क्योंकि उनमें ये वाटर कंटेंट होता है। दोबारा से बता रही हूँ, कॉपर सल्फेट 5H2O को हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया, वो ब्लू कलर के उसके क्रिस्टल्स थे। जब हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद जो उसके क्या हो गया, एक तो उसका कलर चेंज हो गया, दूसरी चीज क्या हुई कि उसके साइड्स पे जो क्या हुआ, वाटर वेपर्स बन गए। दैट मीन्स कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो वेट नेचर के होते हैं, वो वेट होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि सॉल्ट जो है ड्राई नहीं होते, वेट होते। अब ये जो है 10H2O, 5H2O, 7H2O, ये सभी है क्या, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो क्या होता है, वो होते हैं कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक जो है, एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, एक इसके मॉलिक्यूल के साथ वाटर का कितना कंटेंट है, ठीक है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें 10 है, इसमें 5, इसमें 7 और इसमें 2 और इसमें हाफ है।
तो इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये जो है इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इससे ही हमें ये पता चलता है कि जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ड्राई नहीं होते, वो वेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उनको हीट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक तो उनका कलर चेंज होता है और वाटर वेपर साइड पे क्या बन जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के कलेक्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स। और एक चीज और देखने वाली है कि जब ये ब्लू से व्हाइट हुआ, अगर हम इसमें वापस पानी डाल देंगे तो उसका कलर रीस्टोर हो जाएगा, वापस व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें बता रही है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है और सॉल्ट्स जो है वो क्या होते हैं, वेट होते हैं। तो ये चैप्टर था अबाउट सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, चीजों के नेचर के बारे में पढ़ा कि कौन सी चीज एसिडिक होती है, बेसिक होती है, कैसे सॉल्ट बनते हैं, कैसे एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे ही हमने कुछ सॉल्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, और सॉल्ट्स के बारे में हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ली, जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चैप्टर जो है हमने सभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में।